हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स या फिर गाइडलाइंस होती हैं जिनके बेस पर देश की गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। उस देश में रहने वाला आम नागरिक हो या फिर सरकार, सभी को इस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। इनफैक्ट कौन नागरिक है और कौन नहीं, वो भी हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है। अब ये जो सेट ऑफ रूल्स या फिर गाइडलाइंस हैं, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिटन हो सकता है या फिर अनरिटन। पूरे वर्ल्ड में टोटल 195 कंट्रीज़ हैं। इनमें से 5 या 6 कंट्रीज़ को छोड़ दो तो बाकी सभी कंट्रीज़ के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी अराउंड 190 कंट्रीज़ के पास पूरी तरह से एक रिटन डॉक्यूमेंट यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और इनमें से 70% देशों के कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रियम्बल के साथ शुरू होते हैं। अब ये प्रियम्बल क्या है, और यही तो हमारा आज का टॉपिक है। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी कोई कुकरी वीडियो देखी ही होगी। इन शोज़ में कोई भी डिश बनाने से पहले ये बताया जाता है कि इस डिश को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया और 1 हरी मिर्च। और आंटी, नमक? नमक स्वादानुसार नमक ले लेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है। इन इंग्रेडिएंट्स का नाम है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पर लिख दिया गया। इस पन्ने को कहा जाता है प्रियम्बल। अमेरिका सबसे पहला देश था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत एक प्रियम्बल से की। बाद में इसी प्रैक्टिस को बहुत सारे देशों ने फॉलो किया, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पर तैयार किया गया है। अब हम इतनी देर से प्रियम्बल प्रियम्बल कर रहे हैं, तो एक काम करो, आप ना एक बार प्रियम्बल देख ही लो, नज़र मार लो एक बार। यहाँ पे जो लेफ्ट में है ये इंग्लिश में है और जो राइट में है वो हिंदी में है। अब जो है, हम इस प्रियम्बल को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इस प्रियम्बल को अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला ये, दूसरा ये, और जी तीसरा ये। पहला कंपोनेंट हमें बताता है कि इंडिया कैसा देश है, यानी इंडिया एज अ स्टेट का नेचर क्या है। यहाँ से हमें समझ में आता है कि इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक पॉलिटी है। इसके बाद दूसरे कंपोनेंट में हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चलता है, यानी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से एक्चुअली में अचीव क्या करना चाहते हैं। जैसे कि सभी को जस्टिस मिले, सभी को बराबर का दर्जा मिले, आपस में भाईचारा हो, वगैरह वगैरह। और प्रियम्बल के तीसरे कंपोनेंट में हमें देखने को मिलती है एक डेट, जो कि है 26 नवंबर 1949। ये वो डेट है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, यानी वो दिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके अलावा इस प्रेमबल में एक बात और नोटिस करने वाली है। एक बार आप ये हाईलाइटेड पोर्शन को एक साथ पढ़ो। वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हमें प्रियम्बल से ये भी पता चलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम भारत के लोगों ने अपने आप को दिया है। इन वर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। आप सोचो, यहाँ पर ये भी तो लिखा हो सकता था, वी द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव कॉन्स्टिट्यूशन टू द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन लिखा क्या है? लिखा ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इससे हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो पावर है उसे वो पावर भारत के लोगों ने दी है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें 3 वर्ड्स नहीं थे। कौन से थे ये 3 वर्ड्स? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो अब जो हम ये प्रेम्बल देख रहे हैं, इसमें ये तीनों वर्ड्स आए कहाँ से? ये तीनों वर्ड्स 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाए गए। इस वीडियो में हम प्रेम्बल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहली टर्म हमारे सामने है सोवरेन। ये जो टर्म है सोवरेन, इसे डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड सुरेनस से।
लैटिन भाषा में सुरेनस का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी, यानी अगर एक स्टेट के पास डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया में सुप्रीम अथॉरिटी है तो उसे एक सोवरेन स्टेट कहा जा सकता है। सोवरेनिटी दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब होता है कि ये स्टेट किसी दूसरे स्टेट के दबाव या कंपल्शन में अपने डिसीजंस नहीं लेता, बल्कि अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकता है और कोई दूसरा स्टेट इसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। और इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब होता है कि स्टेट के पास सुप्रीम अथॉरिटी है स्टेट के टेरिटोरियल बाउंड्री में आने वाली हर एक चीज़ पर, चाहे वो उस स्टेट में रहने वाले लोग हों, रिसोर्सेज हों या फिर इंस्टीट्यूशंस। इंडिया एक सॉवरेन स्टेट बना 26 जनवरी 1950 को, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ। हमारे प्रीएम्बल के रेस्पेक्ट में सॉवरेन शब्द का अर्थ ये है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ना ये किसी दूसरे स्टेट की कॉलोनी है और ना ही डिपेंडेंसी, और ना ही किसी दूसरे स्टेट की डोमिनियन। इंडियन टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर सुप्रीम अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टेट की है और इंडियन स्टेट अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स कंडक्ट करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब हमने ये तो देख लिया कि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है जिसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है इंडियन टेरिटोरियल एरिया पर। बट बीइंग अ सोवरेन स्टेट, क्या इंडिया किसी दूसरे देश की टेरिटरीज को एक्वायर कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया दूसरे देशों की टेरिटरीज को एक्वायर कर सकता है और चाहे तो अपनी टेरिटरीज किसी दूसरे स्टेट को भी दे सकता है। और ऐसा करने के लिए इंडिया को किसी दूसरे स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव और पौंडीचेरी कुछ ऐसी फॉरेन टेरिटरीज थी जिसको इंडिया ने एक्वायर किया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है कि इंडिया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, जैसे कि यूएनओ, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एटसेट्रा। यूएनओ का मेंबर तो इंडिया 1945 में ही बन गया और इसके बाद 1949 में इंडिया ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर बने रहना चाहता है, जिसका हेड ब्रिटिश क्राउन है। तो क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के इंडिया ने अपनी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर दी? जी नहीं। इंडिया इन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट अपनी मर्जी से बना है और जब चाहे इन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी सकता है। और इन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने रहते हुए भी इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस इंडिया के लिए बाइंडिंग नहीं है। कहने का मतलब इंडिया के ऊपर किसी भी तरह का कंपल्शन या दबाव नहीं है कि इंडिया को इनके डिसीजंस मानने ही होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म जो है डेमोक्रेटिक। ये मिलके बना है दो ग्रीक वर्ड से, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का मतलब है पीपल और क्रेटिया का मतलब है रूल, यानी जहां जनता का रूल हो ऐसी कंट्रीज को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जनरली कम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में देखने को मिलती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में हार्डली 50 या 60 लाख एडल्ट्स हैं। तो यहाँ क्या होता है कि पॉलिसी मेकिंग में वोटिंग के जरिए जनता अपनी राय देती है। इस तरह लोग पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। इंडिया में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि डेमोक्रेसी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, हर एक कंट्री में एक हेड ऑफ स्टेट होता है और ये हेड ऑफ द स्टेट किस तरह चुना जाता है, इसके बेस पर उस कंट्री को मोनार्की या फिर रिपब्लिक कहा जाता है। मोनार्की के केस में हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन हेरिडिटरी है, यानी हेड ऑफ द स्टेट का बेटा ही अगला हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। तो ऐसे स्टेट को एक मोनार्की कहा जाता है। जबकि रिपब्लिक के केस में ये हेड ऑफ द स्टेट लोगों द्वारा चुना जाता है। मोनार्की का एग्जाम्पल है ब्रिटेन और रिपब्लिक का एग्जाम्पल है इंडिया। तो हमारे प्रियम्बल में ये जो टर्म है रिपब्लिक, ये हमें ये बताती है कि इंडिया में एक इलेक्टेड हेड होगा जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। अब बात करते हैं दो और टर्म्स की, सोशलिस्ट और सेक्युलर, जिन्हें 1976 में 42nd अमेंडमेंट द्वारा प्रियम्बल में ऐड किया गया था। हम यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला ये कि सोशलिस्ट और सेक्युलर का मतलब क्या है, और दूसरा ये कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि इन्हें 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए प्रियम्बल में ऐड करना पड़ा। तो एक्चुअली मॉडर्न सोसाइटीज़ में मेनली दो तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, एक कैपिटलिस्ट और दूसरा सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपनीज या फैक्ट्रीज़ की ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है
क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये कंपनीज़ के ओनर डिसाइड करते हैं। और इतना ही नहीं, अपने प्रोडक्ट्स को किस भाव पर बेचना है, ये भी कंपनीज़ के मालिक खुद ही तय करते हैं। कहने का मतलब, इन सब मामलों में सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर है, कोई इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होता है। अब ऐसे में क्या होता है कि सभी कंपनीज आपस में कॉम्पीट करती हैं और जो भी कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बेटर प्राइस में देती है, लोग उसको पसंद करते हैं। इस तरह कुछ कंपनीज ज़्यादा तेज़ी से प्रॉस्पर करती हैं, जल्दी ग्रो करती हैं, जबकि कुछ पर ताले लगने की नौबत आ जाती है। इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई खुद ब खुद इकोनॉमी को रेगुलेट करते हैं, गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना पड़ता। बट इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक दिक्कत है, जिसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो एक जगह पर 5 लोग रहते हैं। इन 5 में 4 लोगों को ब्लू कलर की कैप पसंद है, लेकिन इसे ब्लू नहीं, लाल रंग की टोपी पसंद है। आपको तो पता है कि पूरी इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई के फंडे पर चलती है, और यहाँ पर डिमांड जो है वो ब्लू कैप की ज़्यादा है। तो होगा क्या कि सभी कंपनियाँ ब्लू कलर की कैप बनाएंगी, रेड नहीं, क्योंकि रेड की डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम है। इसका मतलब इस सोसाइटी में इसकी ज़रूरत पूरी करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी का कंसेप्ट पिक्चर में आया। यहाँ पर गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में ले लिया। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की प्लानिंग टीम्स चेक करती हैं कि फैक्ट्रीज़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। साथ ही साथ गवर्नमेंट अपने सर्वेस के थ्रू ये भी चेक करती है कि लोगों की नीड्स क्या हैं, उनको क्या चाहिए, उनके कंसर्न्स क्या क्या हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कंज्यूमर के स्पेंडिंग डेटा को भी एनालाइज करती है, यानी लोग किन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं वगैरह वगैरह। और इन सब डेटाज के बेस पर गवर्नमेंट ये तय करती है कि फैक्ट्रीज़ में कितना माल प्रोड्यूस होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि प्रोडक्शन के टारगेट्स क्या होने चाहिए। और समय समय पर इन टारगेट्स को रिवाइज भी किया जाता है करेक्टिव फीडबैक्स के ज़रिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी में चीज़ों का प्राइस क्या होगा ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए प्लान करती है ताकि सोसाइटी में सबकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और इतना ही नहीं, सरप्लस या प्रॉफिट्स इक्वली सब में बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर किसी एक का फ़ायदा नहीं है, सबके फ़ायदे के बारे में सोचा जाता है। एक दिक्कत है, क्योंकि गवर्नमेंट में बैठे चंद लोग, 150 लोग, ये अकेले कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी 100 करोड़ की जनता को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। यानी इन सब में गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। इन दोनों टर्म्स को हमने डिटेल में समझा और साथ ही साथ ये भी देखा कि इनमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये जो सोशलिज्म की डेफिनेशन हमने देखी, ये बेसिकली मार्क्सिस्ट सोशलिज्म या कहें कि सोवियत सोशलिज्म की डेफिनेशन है। इसी तरह सोशलिज्म को लेकर गांधी जी के भी अपने विचार थे, जो कि मार्क्सिस्ट विचारों से काफ़ी अलग थे। गांधी जी बात करते थे गाँवों को सेल्फ सफिशिएंट रिपब्लिक बनाने के बारे में, जहाँ पर हर गांव इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। गांधी जी की इसी फिलॉसफी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन को गांधीयन सोशलिज्म कहा जाता है। अब अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी ना तो कैपिटलिस्ट है और ना ही कम्प्लीटली सोशलिस्ट। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी। प्राइवेट सेक्टर वो जहाँ पर ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है, और पब्लिक सेक्टर वो जहाँ पे ओनरशिप पूरी तरह से गवर्नमेंट के पास होती है। ये दोनों ही सेक्टर्स इंडिया में साथ साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। अब बात आती है कि इंडियन सोशलिज्म मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है या फिर गांधीयन। तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के अपने एक लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अपने लैंडमार्क जजमेंट में कहा था कि इंडियन सोशलिज्म बेसिकली मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म का परफेक्ट ब्लेंड है, जिसमें कि झुकाव जो है वो ज़्यादातर गांधीयन सोशलिज्म की तरफ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है और हमारा इंडियन सोशलिज्म भी बाकी देशों के सोशलिज्म से काफ़ी अलग है। हमारे सोशलिज्म मार्क्सिस्ट और गांधीयन सोशलिज्म का मिक्स है, जिसमें गांधीयन सोशलिज्म की तरफ झुकाव ज़्यादा है। इसीलिए हमारे देश के सोशलिज्म को एक नई टर्म से जाना जाता है, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम है पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़ और इनइक्वालिटी को ख़त्म करना। अब बात करते हैं दूसरी टर्म की, जो है सेक्युलरिज्म। आपने कभी ध्यान दिया कि हमारे आसपास जो 7 पड़ोसी देश हैं, उनमें से 5 देशों का एक स्टेट रिलीजन है। जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का स्टेट रिलीजन है इस्लाम। ये तीनों इस्लामिक स्टेट हैं।
इसी तरह भूटान और श्रीलंका का भी स्टेट रिलीजन है। इन दोनों कंट्रीज़ का स्टेट रिलीजन है बुद्धिज़्म, यानी ये दोनों बुद्धिस्ट स्टेट्स हैं। और अगर बात करें नेपाल की, तो ये भी 2007 तक एक हिंदू स्टेट था। हालांकि आज की डेट में नेपाल का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। नेपाल की सरकार सभी धर्मों को फॉलो करने वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है। इसी तरह इंडिया का भी कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। भारत सरकार सभी धर्मों को फॉलो करने वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है और धर्म के बेस पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। बेसिकली एक देश का रिलीजन को लेकर क्या नज़रिया है, इसके बेस पर उस पर्टिकुलर स्टेट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है: एथिस्ट स्टेट, थियोक्रेटिक स्टेट और सेक्युलर स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जहाँ किसी एक धर्म को स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया गया है। हमने इनके एग्जाम्पल्स ऑलरेडी देखे हैं। सेक्युलर स्टेट्स हम उन स्टेट्स को कहते हैं जहाँ किसी भी धर्म को स्टेट रिलीजन घोषित नहीं किया गया है और जहाँ सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी है। अब बच गया एथिस्टिक स्टेट। एथिस्टिक स्टेट वो होते हैं जहाँ किसी भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर अगर आप इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म या फिर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए तो गवर्नमेंट आपको पनिश करती है। तो हमने अब तक जो है सेक्युलर और सोशलिस्ट इन दोनों टर्म्स को कवर कर लिया है, बट अभी ये जानना बाकी है कि इन दोनों टर्म्स को अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में क्यों ऐड करना पड़ गया। तो बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आपको डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलता है। ये डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सोशलिस्ट नेचर प्रदान करता है। इसी तरह हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में फंडामेंटल राइट्स देख सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलर नेचर प्रदान करता है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम एक सेक्युलर और सोशलिस्ट देश हैं। लेकिन ये बात प्रीएम्बल में मिसिंग थी, तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इन दोनों वर्ड्स को प्रीएम्बल में ऐड कर दिया गया। अब बात करते हैं प्रीएम्बल के दूसरे कंपोनेंट की, जो हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रीएम्बल के दूसरे पैराग्राफ से हमें ये समझ आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सभी सिटीजन्स को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी देना। किसी भी डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वहाँ के सिटीजन्स को एटलीस्ट जस्टिस तो मिलना ही चाहिए। ये एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है अगर हमें हार्मनी और पीस को बनाए रखना है। सोचो अगर लोगों को जस्टिस ना मिले तो क्या होगा? लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। और अगर ऐसा होता है तो देश का पतन हो सकता है, क्योंकि ऐसे में लोग खुद न्याय करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढेंगे, जो कि बहुत ही गलत होगा। और इसीलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है इंडिया के हर एक नागरिक को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देने की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 1917 के रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को प्रीएम्बल में जगह दी है। सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि अगर किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उनको कुछ प्रिविलेजेस के जरिए अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ लाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में डिप्रेस क्लासेस और विमेन को दशकों तक सप्रेस करके रखा गया। इसीलिए ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर रिजर्वेशंस के जरिए इन्हें भी बाकी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के साथ लाया जा सके। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि सरकार की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे आप करोड़पति हो या फिर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हो। इस सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस के कॉम्बिनेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि सभी नागरिकों को इक्वल, फ्री और फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 और पार्ट 4 यानी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी हमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करता है। अब बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे ऑब्जेक्टिव की, जो है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। रॉसी ने एक बार कहा कि इंसान पैदा तो आज़ाद होता है, मगर हर जगह उसे बंधनों में बांध के रख दिया गया है। रॉसी का ये आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन की फाउंडेशन बना। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के डोमिनेंट प्रिंसिपल्स थे। इन आइडियाज़ ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स को भी इन्फ्लुएंस किया, इंक्लूडिंग अंबेडकर। और इसी कारण लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स बने और आपको ये प्रीएम्बल में देखने को भी मिलते हैं। अब बात करते हैं लिबर्टी की। प्रीएम्बल के हिंदी वर्जन में हमें एक वर्ड देखने को मिलता है, स्वतंत्रता।
इंग्लिश वर्जन में वर्ड है लिबर्टी, बट आपको ये भी पता है कि इंग्लिश में एक और वर्ड है जिसका मतलब भी स्वतंत्रता होता है, वो वर्ड है फ्रीडम। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रियम्बल में फ्रीडम की जगह लिबर्टी वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है? तो बेसिकली फ्रीडम और लिबर्टी इन दोनों का ही मतलब स्वतंत्रता है, लेकिन इन दोनों में जो स्वतंत्रता है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिली। ये जो फ्रीडम थी ये इंडिया को ब्रिटेन ने दी थी। कैसे दी थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास करके। यानी जब कोई स्टेट या अथॉरिटी आपको आज़ादी देता है अपनी मर्जी से काम करने की, उसे फ्रीडम कहा जाता है। इसी तरह आपने सुना होगा कई बार पेरेंट्स को ये कहते हुए कि हमने तो अपने बच्चों को फ्रीडम दे रखी है। इसका मतलब फ्रीडम किसी से मिलती है, जबकि लिबर्टी के केस में आपको किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कोई आज़ादी देता नहीं है, आप आज़ाद हो ही। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंश्योर करता है कि हर एक नागरिक पूरी तरह से मुक्त होकर सोच सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, और ये आज़ादी हमें फंडामेंटल राइट्स के थ्रू मिलती है। अब बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी का सीधा सीधा मतलब है कि सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी और हर इंडिविजुअल को एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये सिक्योर करेगा कि सभी को इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ मिले। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सिक्योर करता है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के ज़रिए, और अगर कोई भी इसको वायलेट करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से इसकी गुहार कर सकते हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का लिटरल मीनिंग है भाईचारा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भाईचारे की भावना को प्रमोट करता है, और इसके अलावा हम सब भारतीय लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ भारत की ही नागरिकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भारत के नागरिक रहते हुए हम किसी और देश के नागरिक बन जाएं। ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से देश में फ्रेटर्निटी या भाईचारा बढ़ता है। मैं तो कहता हूँ कि फ्रेटर्निटी जो है वो लिबर्टी और इक्वलिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए क्योंकि अगर नागरिकों में भाईचारे की भावना नहीं होगी तो लिबर्टी और इक्वलिटी का भी कोई मतलब नहीं है। लोग उसको भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप इसके बारे में एक बार सोच के देखना, आपको समझ आएगा। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेटर्निटी के थ्रू दो चीज़ों को इंश्योर करता है। पहला ये कि हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, और दूसरा देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी। इंडिविजुअल का डिग्निटी ये वर्ड जो है सिग्निफाई करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में अलग है, और कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इंडिविजुअलिटी और डिग्निटी को एश्योर करता है। प्रियम्बल में ये जो वर्ड आपको इंटीग्रिटी देखने को मिलता है ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल की डिग्निटी और नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को एश्योर करता कैसे है? इसका आंसर आपको मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटीज में। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिविजुअल्स की डिग्निटी, देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन करना देश के नागरिकों की ड्यूटी है। तो ये तो था प्रियम्बल, बट एक कंट्रोवर्सी प्रियम्बल के साथ हमेशा से जुड़ी हुई है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। इसका आंसर हमें मिलता है सुप्रीम कोर्ट के 3 केसेस के जरिए। ये केसेस है 1960 का बेरूबारी यूनियन, 1973 का केशवानंद भारती केस, 1995 का LIC ऑफ इंडिया केस। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसमें अपना पूरा का पूरा विजन डाल के रखा है। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये मानने से मना कर दिया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसके 13 साल के बाद 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस के ओपिनियन को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि यार ये बात बिल्कुल गलत है कि आप ये कह रहे हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। भाई प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें कोई दो राय हो भी नहीं सकती है। और इसके बाद एक बार फिर 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, और इसी के साथ ये कंट्रोवर्सी पूरी तरह से खत्म हो गई कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। अब इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पूरी तरह से मान लिया गया है। अब बात आती है कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। इसके बारे में भी केशवानंद भारती केस में बात उठी थी। यहाँ पर कहा गया था कि प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जिन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फीचर्स को डिस्ट्रॉय या डैमेज करने की किसी को इजाज़त नहीं है। हालांकि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, कंडीशन ये है कि बेसिक फीचर्स का कोई भी बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर आप अमेंड कर रहे हो लेकिन बेसिक फीचर्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं तो आपको अमेंडमेंट की इजाज़त है।
प्रियम्बल को अब तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, वो भी 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जब इसमें सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड कर दिया गया था।